जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसे हो। ठीक है, यदि आप सब बिल्कुल ठीक हो और अब तक हमने जो भी पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी में वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, तो आज की इस क्लास में हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। उस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पूरा करने वाले हैं। अब जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा उसमें आज की इस क्लास से एक क्वेश्चन आएगा, इसका पूरा पूरा चांस है, बिल्कुल 100% चांस है कि आज की इस क्लास से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप चाहो तो इस वीडियो को एक तरीके से प्रूफ के बेस पर सेव कर सकते हो। ठीक है ना, आप अपना कोई भी एक ऐसा मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ जिसमें आप इस वीडियो को शेयर करके रख दो और जब दिसंबर वाला एग्जाम होगा उसके बाद आप देख लेना। आज की इस क्लास से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलान से रिलेटेड भी हो सकता है वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कथन से रिलेटेड भी हो सकता है या स्टेटमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। मतलब क्वेश्चन किसी भी नेचर का हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन होगा, ये मैं यहाँ पर पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। ठीक है, पेपर बहुत टफ लेवल का आएगा तो भी एक क्वेश्चन आएगा कम से कम, इजी लेवल का आएगा तो भी कम से कम एक क्वेश्चन आएगा, और मॉडरेट लेवल का आएगा तो भी कम से कम एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आज के इस टॉपिक में ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी हमारा जो इससे जस्ट पहले टॉपिक कंप्लीट हुआ था उसमें हमने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस किया था। हमने भारत की जितनी भी नदियां हैं उनको टोटल कुल मिलाकर दो भागों में डिवाइड किया। एक हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, उनको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर हमने प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां थी उनको दो भागों में डिवाइड किया, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। फिर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अच्छे तरीके से पढ़े, अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। तो ओवरऑल जो नदियों का टॉपिक था डिटेल से डेस्क्रिप्टिव टाइप से वो हमारा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम नदियों को एक साथ एक टेबल के माध्यम से भी समझने वाले हैं। हमने अब तक जितनी भी नदियां पढ़ी हैं उन सभी नदियों को यहाँ पर मैं आपके सामने एक टेबल के रूप में प्रस्तुत करने वाला हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ आपको पेड बैच के रूप में मिल जाएगी, मैं भेज दिया हूँ, वहां पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमने सभी के सभी नदियों को शामिल किया है और नदियों से रिलेटेड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है, उसको हमने इस टेबल में शामिल किया है। ठीक है, यहाँ पर इस टेबल में हमने टोटल 3 ब्लॉक बनाए। पहला, नदी कौन सी है। ठीक है, दूसरा, उस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मतलब नदी और नदी का उद्गम स्थल आपको इसमें देखने को मिलेगा। उस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है इसमें देखने को मिलेगा, और उस नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने इसके क्या बना दिए, ओवरऑल टोटल कुल मिलाकर 3 सेशन बना दिए। एक सेशन में नदियां व उनके उद्गम स्थल, दूसरे में उनकी सहायक नदियां और तीसरे में उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। इनको मैं यहाँ पर इस क्लास में नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि इन नदियों को मैं डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ। ये टेबल मैंने केवल इसलिए ऐड किया है ताकि आप इनको आसानी से याद कर सको, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से आप इनको पढ़ोगे और जब हम किसी भी कंफ्यूज करने वाले टॉपिक को यदि हम टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं तो हम क्या उसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि टेबल के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे में तुलना करते हुए पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है हम कंफ्यूज नहीं होते हैं।
बाकी मैं नदियों के टॉपिक में डायग्राम बना बना कर आपको मैं पढ़ाया था। सिंधु की कौन कौन से सहायक नदियां हैं, मैंने मैप बनाकर सिंधु नदी का फिर समझाया था, आपने देख लिया होगा वो क्लास। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, ठीक है। सतलज नदी, गंगा नदी, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, तीस्ता, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। संकोश, रूपनारायण, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, मांडवी, साबरमती। महानदी, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चंबल, सोन, केन, काली, श्रावती, बेडती जिसको गंगा वाली भी बोलते हैं, भरतपूजा, वेतरनी, वेगई, वंशधारा, पलार, ताम्रपर्णी, पेरियार, ठीक है। तो टोटली कुल मिलाकर ये 43 नदियां हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर हमने एक टेबल में शामिल किया है, ठीक है। ये जो 43 नदियां हैं ये फिलहाल एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल है, ठीक है। किस में शामिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल है, और इनको आप तुलनात्मक तरीके से यहाँ से याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा जो पेड बैच है उसमें मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वहां से आप इसकी पीडीएफ देख सकते हो ताकि आप उसको अच्छे तरीके से याद कर सको, उसको इनको अच्छे तरीके से आप समझ कर याद कर सको, ठीक है। क्योंकि हम जब समझ कर याद करेंगे तो उसमें हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये टोटल 43 नदियां हैं एक टेबल के माध्यम से, ये आप इनको देख लेना। अब हम बात करते हैं हिमालय व प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तुलना के, ठीक है, कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये एक दूसरे से किस किस बेस पर अलग है, मतलब हम हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं, दोनों में तुलना करके हम अध्ययन करने वाले हैं। और इनको यदि आप तुलनात्मक तरीके से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से इनको आप समझ लोगे। हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया जिसमें यहाँ पर हिमालय की नदियों को शामिल किया, यहाँ पर हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को शामिल किया। देखो हिमालय की बहुत सारी नदियां हैं जो पूर्ववर्ती हैं, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है। ये नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां वो कैसी हैं, परवर्ती हैं, ठीक है। कैसी हैं, परवर्ती हैं। हिमालय की नदियां वर्तमान में युवावस्था में है और तीव्र ढाल के कारण नदियों की धारा बहुत तेज है, ठीक है ना। हिमालय की जो नदियां हैं आज भी युवावस्था में है, आज भी ये बहुत तेज गति से प्रभावित हो रही हैं, आज भी इनके जो जल की गति बहुत तीव्र है, ठीक है। अतः हिमालय से के क्षेत्र से में इन नदियों के द्वारा बहुत गहरी और सक्रिय घाटियों का निर्माण किया जाता है। भाई हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं आज भी युवावस्था में है, आज भी युवावस्था में, इसलिए ये ऐसे क्षेत्र से प्रभावित हो रही हैं जहां तीव्र ढाल है। भाई हिमालय पर्वत से नीचे की ओर उतर रही हैं तो बहुत तेज ढाल से नीचे की ओर उतर रही हैं ये। भाई हिमालय पर्वत इस तरीके से, अब ये कोई नदी यहाँ से निकली है तो ये तीव्र ढाल की वजह से बहुत तेज गति से प्रभावित होगी, तो बहुत तीव्र ढाल से प्रभावित होने की वजह से इन नदियों के जो जल की गति बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से इन नदियों का जो वेग वो बहुत तीव्र हो जाता है, जिसकी वजह से ये नदियां हैं जो हिमालय क्षेत्र में बहुत गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियों बेचारी प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी हैं, ठीक है। प्रौढ़ावस्था का मतलब है वृद्धावस्था से जस्ट पहले की अवस्था। देखो एक बाल्यावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था, युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है, लास्ट में वृद्धावस्था होती है, ठीक है। जैसे एक तो युवावस्था है, ठीक है, एक बाल्यावस्था है, ठीक है, फिर एक प्रौढ़ावस्था है और एक वृद्धावस्था है। तो इसमें जो सबसे जवान होती है ये होती है सबसे जवान, ठीक है, और ये सबसे बूढ़ी होती है, सबसे वृद्ध होती है ये, ठीक है। इस तरीके से ये टाइम पीरियड है, ये सबसे पुरानी है, इसमें एनर्जी बहुत कम बची है, ये सबसे नई है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है,
इसकी तुलना में इसमें कम एनर्जी है, इसकी तुलना में इसमें कम एनर्जी है, और इसमें सबसे कम एनर्जी है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां है वो प्रौढ़ावस्था की है, ठीक है, किसमें, प्रौढ़ावस्था में है, मतलब इनमें जो एनर्जी है वो हिमालय की नदियों की तुलना में कम है, ठीक है। इसलिए जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो घाटियों का निर्माण तो करती हैं, लेकिन वो घाटियां क्या होती है, चौड़ी होती हैं और उथली हुई होती हैं, जबकि हिमालय की जो नदियां हैं वो युवावस्था में होने की वजह से बहुत गहरी सकरी घाटियों का निर्माण करती हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां प्रौढ़ावस्था में होने की वजह से चौड़ी घाटियां व उथली घाटियों का निर्माण करती हैं, जबकि हिमालय पर्वत की नदियां हैं ये तीव्र ढाल में से प्रभावित होने की वजह से युवावस्था में है, बहुत तीव्र ढाल से प्रभावित होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो जल का वेग वो बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये हिमालय क्षेत्र में बहुत गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। हिमालय की नदियों ने शीर्ष अपरदन के द्वारा अनेक नदियों का अपहरण किया है। अपहरण का मतलब है हिमालय की नदियों ने बहुत सारी नदियों को अपने आप में शामिल कर लिया है, ठीक है ना। जब हमने नदियों को पढ़ा था तो उस दौरान मैं आपको बताया था दो शब्दों के बारे में, एक अपहरणकर्ता नदी थी, एक अपहरणीय नदी थी। मतलब एक वो नदी जिसका अपहरण होता है, एक वो नदी जो अपहरण करती है, दोनों के बारे में अच्छे से बताया था। हिमालय की जो नदियां हैं वो शीर्ष अपरदन करती हैं, जिसकी वजह से ये विभिन्न या अनेक नदियों का क्या कर लेती हैं, अपहरण कर लेती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां में ऐसी नदियों का अभाव है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये ना तो शीर्ष अपरदन करती, न ही ये किसी दूसरी नदी का अपहरण करती, ठीक है। हिमालय की जो नदियां वो मार्ग परिवर्तित करने के लिए क्यों ख्यात हैं, मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा मार्ग परिवर्तित करती हैं। मार्ग परिवर्तित करने का मतलब, सपोज दैट एक नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही थी, कुछ समय बाद ये नदी क्या करेगी, अपना मार्ग परिवर्तित करेगी और फिर ये कुछ इस तरीके से बहना शुरू कर देगी, ठीक है, इस तरीके से बहना शुरू कर देगी। अब ये मार्ग परिवर्तित किया, पहले ये यहाँ इस तरीके से बहती थी, अब ये यहाँ इस तरीके से बह रही है, तो इस वाले इलाके में क्या आएगी, बाढ़ आएगी, ठीक है। और जब इस इलाके में बाढ़ आएगी तो यहाँ पर जन धन दोनों की बहुत जबरदस्त तरीके से हानि होगी। कोसी नदी है, तीस्ता है, गंडक है, ये वो नदियां हैं जो अपना मार्ग परिवर्तन की वजह से प्रसिद्ध हैं। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, या निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है। और उसने क्या किया, तीन तीन नदियों के चार पेयर बना दिए, जैसे कोसी, तीस्ता, गंडक, यमुना, चंबल, गंगा, ठीक है, और महानंदा, काली, गंडक। इस तरीके से उसने तीन तीन नदियों के चार ऑप्शन दे दिया, और उसमें से एक ऑप्शन था कोसी, तीस्ता और गंगा का, ठीक है। कोसी, तीस्ता और गंगा ये तीनों ऐसी नदियां हैं जो अपना मार्ग परिवर्तन के संबंध में प्रसिद्ध है। गंडक, तीस्ता और कोसी, कोसी, तीस्ता और गंडक ये तीनों नदियां किसके लिए प्रसिद्ध है, मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है। ये अपना मार्ग बहुत जबरदस्त तरीके से बदलती रहती है। अब ये अपना मार्ग क्यों बदल रही हैं, भाई ये नदी जो पहले इस तरीके से प्रभावित हो रही थी, आज ये यहाँ इस तरीके से क्यों प्रभावित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, कोमल चट्टान थी, ठीक है। इस क्षेत्र के जो धरातल की चट्टानें थी वो क्या थी, कोमल थी, ठीक है। कोमल चट्टान होने की वजह से इस नदी ने क्या किया, इस क्षेत्र का अपरदन किया और इस क्षेत्र में अपना मार्ग बना लिया। यदि इस वाले एरिया में कठोर चट्टान होती, सपोज दैट यहाँ पर कठोर चट्टान होती, तो ये जो नदी है वो किसी भी हाल में इस दिशा में प्रवाहित नहीं होती। यहाँ पर कोमल चट्टान थी जिसकी वजह से ये नदी इस दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो गई, क्योंकि कोमल चट्टान का बहुत आसानी से अपरदन कर दिया जाता है, जबकि कठोर चट्टान का बहुत आसानी से अपरदन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कोमल संरचना व अवसादों की अधिकता के कारण ये नदियां मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, ठीक है। अवसादों की कमी व कठोर संरचना के कारण प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो हमेशा एक सुनिश्चित और स्थायी मार्ग के ऊपर प्रभावित होती हैं, ये बार बार अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
हिमालय की जो नदियां हैं वो सदावाहिनी है। सदावाहिनी का मतलब ये सदा बहती रहती हैं, ठीक है, सदा। ये हो सकता है कि इनका जो जल है उसकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, जैसे बरसात के मौसम में इन नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है, गर्मियों के मौसम में भी इन नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, बर्फ पिघलने लग जाती है, जब बर्फ पिघलेगी तो इनमें जल की मात्रा बढ़ जाएगी। बरसात के मौसम में बारिश आती है जबरदस्त तरीके से, धरातल पर जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो इनकी जो भी सहायक नदियां हैं उनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है और वो सहायक नदियां इन नदियों में आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से फिर इनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हिमालय की जो नदियां वो सदावाहिनी है, हमेशा बहती रहती हैं, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही हैं, हिम क्षेत्रों से निकल रही हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण, शुष्क ऋतु में हिम पिघलने के कारण इन नदियों में जल की मात्रा प्राप्त होती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। देखो, जब मैंने हिमालय की नदियों के बारे में बताया था तो उस दौरान मैंने बताया था, आपको समझाया था कि हिमालय की नदियों में जल की मात्रा कितनी बार बढ़ती है। तो हिमालय की नदियों में जो जल की मात्रा वो टोटल कुल मिलाकर 2 बार बढ़ती है, एक तो वर्षा ऋतु में, ठीक है, और दूसरा गर्मियों के ऋतु में। गर्मियों के ऋतु में हाई टेम्परेचर की वजह से जो बर्फ वो जबरदस्त तरीके से पिघलना शुरू कर देती है, उसकी वजह से इनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है। बरसात ऋतु में जो धरातल का बरसात का जल है वो बहकर इन नदियों में आ जाता है, जिसकी वजह से इनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये बरसाती नदियां हैं, ये मौसमी नदियां हैं। बरसाती नदियां या मौसमी नदियों का मतलब है कि बरसात के ऊपर निर्भर होती हैं। बरसात के ऊपर निर्भर होने का मतलब है कि जब बरसात होगी तो इन नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, बरसात नहीं होगी तो ये नदियां सूख भी सकती हैं, ये नदियां विलुप्त भी हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो जल का स्रोत वो स्थायी नहीं है। भाई हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो जल स्रोत वो स्थायी है। भाई बर्फ से निकल रही है, बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलती रहती है हमेशा और जल प्राप्त होता रहता है और नदियां बहती रहती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनमें जो जल है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, बरसात के ऊपर। मतलब बारिश होगी तो इन नदियों में जल आएगा, बारिश नहीं होगी तो इन नदियों में कतई जल नहीं आएगा। हिमालय की नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है एवं बेसिन का आकार बहुत बड़ा होता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र और बेसिन का आकार है जो हिमालय की नदियों की तुलना में कम होता है। अभी यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक जल ग्रहण क्षेत्र है और दूसरा बेसिन का आकार है। भाई इन दोनों के बारे में मैं बहुत डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूं जब हमने नदियों के बारे में पढ़ा था। जल ग्रहण क्षेत्र हम उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र से उस नदी के अंदर जल आ रहा है। सपोज दैट ये इस तरीके से नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी में इस संपूर्ण क्षेत्र से जल आ रहा है, ठीक है। सपोज दैट ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र का जो संपूर्ण जल है वो इस नदी के माध्यम से बाहर की ओर जा रहा है, तो इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा हो गया, ये पूरा हो गया, क्योंकि इस नदी के अंदर जो जल वो कहाँ से आ रहा है, इस पूरे क्षेत्र से आ रहा है, ठीक है। तो जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, बेसिन क्या होता है, ये मैं दोनों बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बना बना कर आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में हिमालय की नदियां अधिक लंबी होती हैं। भाई प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो लंबाई में हिमालय की नदियों की तुलना में छोटी होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती ये फिर भी लंबी हैं, बाकी जितनी भी नदियां वो बिल्कुल छोटी छोटी हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अनेक नदियां हिमालय की नदियों की सहायक हैं, जैसे संबल, चंबल और सोन, ठीक है। भाई प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां हैं जैसे चंबल हो गई, सोन हो गई, ये हिमालय की नदियों की सहायक है। भाई चंबल और सोन गंगा नदी में जाकर मिलती हैं, तो चंबल और सोन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदी है, हिमालय की जो नदी है गंगा उसकी सहायक नदी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो अनेक नदियां हैं वो हिमालय की नदियों की सहायक नदी हैं, जबकि हिमालय की नदियां, हिमालय की कोई भी नदी प्रायद्वीपीय भारत की किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो हिमालय की नदियों की सहायक नदी हैं, लेकिन
हिमालय की जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, परंतु सागर में गिरने से पूर्व केवल दो अपवाह तंत्रों का निर्माण करती हैं, एक सिंधु अपवाह तंत्र और दूसरा गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है भाई, प्रायद्वीपीय हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन ओवरऑल केवल दो अपवाह तंत्रों का निर्माण होता है, एक सिंधु अपवाह तंत्र और दूसरा गंगा अपवाह तंत्र। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ब्रह्मपुत्र नदी भी तो बहती है। भाई ब्रह्मपुत्र नदी आकर किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसलिए जो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र है वो भी गंगा नदी के अपवाह तंत्र का ही एक भाग है। ठीक है, इस तरीके से गंगा नदी प्रवाहित तो होती है। ठीक है, और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से आकर मिल जाती है। तो ये ओवरऑल किसका अपवाह तंत्र हो गया? गंगा नदी का हो गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की अनेक नदियां स्वतंत्र रूप से सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, उसके बाद अवसादों की अधिकता, जलोढ़ या मलबों की अधिकता व अत्यंत मंद ढाल के कारण हिमालय की नदियां विसर्पण करती हुई बहती हैं। विसर्पण का मतलब है इस तरीके से बहती हैं। ठीक है, हिमालय की जो नदियां हैं इनमें अवसादों की मात्रा अधिक होती है, इनमें जलोढ़ की मात्रा अधिक होती है, इनमें मलबे की मात्रा अधिक होती है, यहाँ का ढाल बहुत मंद होता है, क्योंकि हिमालय की जो नदियां हैं वो समतल मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। समतल मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है मतलब ढाल मंद है, जिसकी वजह से ये एक सीधे मार्ग पर प्रवाहित नहीं होती, बल्कि इस तरीके से ये विसर्पाकार मार्ग पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अवसादों की कमी व कठोर संरचना के कारण प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्पण का अभाव देखने को मिलता है। हिमालय की नदियां ऊपरी भाग में जल विद्युत उत्पादन व मैदानी भाग में नौ परिवहन व सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, हिमालय की जो नदियां वो ऊपरी भाग में तो जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि मैदानी भाग में नौ परिवहन के लिए और सिंचाई के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये केवल और केवल नौ परिवहन के लिए प्रसिद्ध हैं, ये विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, आगे, हिमालय की नदियां भ्रंश घाटियों में प्रवाहित नहीं होती हैं। हिमालय की जो नदियां वो भ्रंश घाटियों में प्रवाहित नहीं होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है, दामोदर है, ये किस में प्रवाहित होती हैं? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, हिमालय की नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जैसे सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, हिमालय नदियां केवल पर्वतीय क्षेत्रों में जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, अतः हिमालयी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानों में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना कठिन है। भाई जो हिमालय की नदियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में तो जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, लेकिन जब हिमालय की नदियां मैदानी भागों में बहना शुरू कर देती हैं तो वहां पर किसी तरीके से कोई जलप्रपात की स्थिति नहीं बनती, इसलिए हिमालय की नदियों के द्वारा मैदानी भागों में जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाता है। ठीक है, हिमालय की नदियों के द्वारा मैदानी भागों में जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलप्रपात की स्थिति नहीं बनती। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ये अपने प्रवाह के अंतर्गत रेपिड्स या जलप्रपात का निर्माण करती हैं, जिससे कहीं पर भी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण संभव है। ठीक है, तो जल विद्युत उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ज्यादा उपयुक्त है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो हिमालय की नदियों की तुलना में जल विद्युत उत्पादन के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलते हैं, जबकि हिमालय की नदियों में बहुत सारे जलप्रपात नहीं देखने को मिलते हैं। हिमालय की नदियां जब मैदानी भागों में प्रवाहित होना शुरू कर देती हैं तो इनमें जलप्रपात का अभाव हो जाता है। जब जलप्रपात का अभाव हो जाता है तो इनमें किसी तरीके के कोई भी टरबाइन सेट नहीं किए जाते। टरबाइन सेट नहीं है मतलब
विद्युत का उत्पादन नहीं होगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और जो हिमालय की नदियां हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी और हिमालय की नदी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, यदि आप दिसंबर 2024 में हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है, इसके थ्रू आप हमारा ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस ज्योग्राफी के गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80 क्वेश्चन आपको हमारे बैच के कंटेंट से मिलेंगे। इस बात की मैं यहां पर गारंटी ले रहा हूं, कम से कम 80 क्वेश्चन। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर टेबल बना बनाकर डायग्राम बना बनाकर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। तो यदि आप चाहते हो हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना दिसंबर 2024 में, तो अभी तुरंत ये मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है, आप बैच ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को शुरू करें ताकि सही समय पर आपका सिलेबस पूरा हो जाए, सही ढंग से आपका रिवीजन हो जाए, सही ढंग से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ओवरऑल आप जेआरएफ के लिए 100% तरीके से तैयार हो जाएं। तो आप तुरंत अपने इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं। तो फीस में अभी बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। अब यहां तक का बताओ कि अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं और जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी परियोजना है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, और इनको भी हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो टेबल से हम पढ़ेंगे ना तो उसमें कंफ्यूज होने की जो पॉसिबिलिटी हो बिल्कुल नामात्र हो जाती है और वो हमें आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन सी परियोजना कहाँ पर है किस तरीके से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, भाखड़ा नांगल परियोजना है, बहुत डिटेल्स में इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, जब हमने सतलज नदी पढ़ा था तो उस दौरान पढ़ लिया, दामोदर घाटी नदी को बहुत डिटेल से इस परियोजना को हमने पढ़ लिया। यहाँ पर हम जितनी भी परियोजना है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको याद कर सकें, कंफ्यूज ना हो और ये हमें आसानी से याद हो जाए। और यहाँ पर मैंने इस टेबल में एक साइड परियोजना का नाम लिखा है, फिर नदी का नाम है और फिर कौन कौन से स्टेट हैं जिनको इस परियोजना का प्रॉफिट मिलता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ये टोटल कुल मिलाकर 4 स्टेट है जिनको इस परियोजना से बेनिफिट मिलता है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, वेस्ट बंगाल और झारखंड को इस परियोजना से बेनिफिट मिलता है। हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर है, ओडिशा स्टेट को इस परियोजना से अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फिर सबरीगिरी परियोजना जो कि कक्किया पंबा नदी पर है केरल में, नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, किसकी, इसकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। पोचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है तेलंगाना में, इडुकिया पेरियार परियोजना जो कि पेरियार नदी पर केरला में है, पवना परियोजना जो कि पवना नदी पर महाराष्ट्र में है, नाथपा झाकरी परियोजना जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, सुइल नदी परियोजना जो कि सुइल नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, रामगंगा परियोजना जो कि रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में है, सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, इन 4 स्टेटों की ये एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तिलैया परियोजना जो कि बराकर नदी पर है और झारखंड राज्य से लाभान्वित होता है। निम्मो बाजमो परियोजना सिंधु नदी पर है और लद्दाख स्टेट है, इससे बेनिफिट मिलता है। उरी परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य इससे लाभान्वित होता है। चुटक परियोजना सुरू नदी पर है, कारगिल या लद्दाख इससे लाभान्वित होता है।
अब यदि मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की परियोजना के बारे में बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में 3 परियोजना है। एक है बगलिहार परियोजना जो कि चेनाब नदी पर है, दूसरी है तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर है, और एक है किशनगंगा परियोजना जो कि किशनगंगा नदी पर है। ठीक है, तो ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है किसकी, जम्मू कश्मीर की, जो कि एक चेनाब नदी पर है, एक झेलम नदी पर है, एक किशनगंगा नदी पर है। ध्यान रखना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में एक उरी परियोजना भी है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर उरी परियोजना भी है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना भी है। अलमट्टी बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर है और इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक लाभान्वित होता है। चंबल परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित होता है। रिहंद परियोजना जो कि रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। ये वो परियोजना है जिस नदी पर स्थित उन नदियों का नाम है। कौन कौन से स्टेट इनसे लाभान्वित होता है, उन स्टेटों के नाम है। केन बेतवा लिंक परियोजना केन बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, उत्तर प्रदेश बिहार इससे लाभान्वित होता है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये वो स्टेट हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा टिहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध है ना, वो स्पेशली तरीके से ध्यान रखना, भागीरथी और बिलांगना ये संगम पर है, भागीरथी प्लस बिलांगना, भागीरथी और बिलांगना के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। ठीक, तो जो टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर माना जाता है स्पेशली तरीके से, और वैसे ये भागीरथी और बिलांगना के संगम पर है। जैसे एक ये भागीरथी नदी आई, ये बिलांगना नदी आई, इसके नाम से आगे ये भागीरथी के नाम से बहने लग गई। भागीरथी यहाँ पर नाम है इसका, ये बिलांगना है, ठीक है, और ये भागीरथी है। ठीक है, ये दोनों नदियों का यहाँ पर संगम हुआ। संगम के बाद में ये जो नदी है वो भागीरथी के नाम से आगे प्रवाहित होने लग गई। अब जहां पर भागीरथी और बिलांगना दोनों नदियां आपस में मिली है, यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। और ये जो टिहरी बांध वो कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है ना, उसके बाद हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी पर जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभान्वित करती है। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, देखो ये जो परियोजनाएं है ना, इनसे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ये मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ बता देता हूँ। देखो इन परियोजनाओं से केवल इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या तो मिलान का बनेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा मिलान का। लिस्ट फर्स्ट लिखेगा, ठीक है, लिस्ट सेकंड लिखेगा, ठीक है, और आपस में लाभान्वित मिला सुमिलित करवाएगा। जैसे इसमें परियोजना का नाम लिख दिया, यहाँ पर नदी का नाम लिख दिया, या यहाँ पर लाभान्वित राज्यों का नाम लिख दिया। अब हम मिलान करवाएगा कि कौन सी परियोजना कौन से राज्यों को लाभान्वित करती है, या कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है। आपको केवल सुमिलित करना होगा। ठीक है, आपको केवल इनका मिलान करना होगा। ठीक है ना, और बहुत पहले क्वेश्चन बनते थे इस तरीके से कि कौन सी परियोजना किसके उद्देश्य से बनाई गई है, मतलब जलापूर्ति के उद्देश्य से है या फिर सिंचाई के उद्देश्य से है। आजकल इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है ना, और वो बहुत आसानी से याद भी नहीं होता, उसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब एक अच्छे तरीके से याद करने की बजाय हम उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी मैं उसकी एक आपको टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा। उस टेबल में जितने भी परियोजना है वो कौन सी नदी पर अवस्थित है, कौन से राज्य लाभान्वित होती हैं, और वो किस उद्देश्य से बनाई गई हैं। मतलब उनका उद्देश्य सिंचाई करना है या फिर जलापूर्ति करना है, ठीक है, जो भी, या फिर जल विद्युत उत्पादन करना है, वो उसमें मेंशन रहेगा। तो उस टेबल से आप चाहो तो उसको पढ़ लेना। बाकी आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे ना, ये भी बहुत सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट है, ये समझो।
शरावती परियोजना है जो शरावती नदी के ऊपर है, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में। शिव सुंदरम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। रणजीत सागर बांध, जिसको हम थीन बांध परियोजना भी कहते हैं, रावी नदी पर पंजाब में है। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। संजय सरोवर परियोजना वेनगंगा नदी पर मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा यदि हम बात करें, कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना पेन्नार और तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की एक संयुक्त परियोजना है। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर गुजरात में है। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्ण नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को लाभान्वित करती है। ठीक है। इसके अलावा कोपलोंग परियोजना कोपलोंग नदी पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इससे लाभान्वित होते हैं। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। ऊपरी पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी पर है, इससे महाराष्ट्र लाभान्वित होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नदियां थी वो जो भी परियोजनाएं थी वो जिस नदी पर थी और उनसे जो राज्य लाभान्वित होते थे वो मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया है। आगे आपको एक मैं टेबल की पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है। जो अपना पेड बैच है उसमें मैं एक टेबल की पीडीएफ डालूंगा। उस पीडीएफ में परियोजना का नाम रहेगा, ठीक है, नदी का नाम रहेगा, लाभान्वित राज्य का नाम रहेगा। ठीक है। इसके अलावा उसमें मैं ये भी ऐड करूंगा कि उसका उद्देश्य क्या है, या मैं कह सकता हूं कि उसकी विशेषता क्या है। ठीक है। और उसमें उस परियोजना से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण एक दो विशेषता होंगी वो भी मेंशन होगी। उसकी मैं आज आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा अपने पेड बैच में। ठीक है। तो एक बार उसको भी आप देख लेना। ठीक है ना। बाकी ये जो मैं बताया हूँ ये तो आपको 100% याद होनी ही चाहिए। इसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि सर ये याद नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाया, नहीं। ठीक है ना। तो उस पीडीएफ में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, पेड बैच में मिलेगा वो। और यदि आप भी बिल्कुल इस तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसमें मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। किसी भी लेवल का पेपर आए, चाहे चाहे बहुत ज़्यादा टफ लेवल का पेपर आए, चाहे मॉडरेट लेवल का पेपर आए और चाहे इजी लेवल का पेपर आए, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। और आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि हम कितने सिस्टमेटिक वे में हर एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप यदि चाहते हो हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये बैच आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करने वाला है, आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो। ठीक है। और वो जो पीडीएफ है वो मैं बोल रहा हूँ आज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक है।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं भारत की नदियों के बारे में और उन नदियों के किनारों पर अवस्थित शहरों के बारे में। ठीक है, कि किस नदी के ऊपर कौन सा शहर अवस्थित है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। आप यूजीसी नेट के जब प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जैसे यदि हम गंगा नदी के बारे में बात करें, भाई गंगा नदी के ऊपर अवस्थित शहर हरिद्वार जो कि उत्तराखंड का एक शहर है, गंगा नदी के किनारे पर है। उत्तर प्रदेश का कानपुर है, वाराणसी है, फरुखाबाद है, फतेहपुर है, कन्नौज है, चेकरी है, बलिया है, सहारनपुर है, बिजनौर है। ये उत्तर प्रदेश के वो शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित हैं। यदि मैं बिहार की बात करूं तो पटना है, बक्सर है, मुंगेर है, भागलपुर है। बिहार के ये वो शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित हैं। ओवरऑल ये सभी वो शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित हैं, जिसमें ये उत्तराखंड के, ये उत्तर प्रदेश के और ये बिहार की। ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर अवस्थित शहर जैसे आगरा हो गया, मथुरा हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया, ये उत्तर प्रदेश के हैं। न्यू दिल्ली हो गया। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे पर अवस्थित ये प्रमुख शहर, जिसमें से ये जो 4 है ये कहाँ पर है, यूपी में है और ये दिल्ली में है। गंगा यमुना दोनों के ऊपर स्थित है, मतलब जहां पर गंगा यमुना नदी गंगा से आकर मिलती है तो यहाँ पर कौन सा शहर है, प्रयागराज है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रयागराज में जो यमुना नदी है वो गंगा से आकर मिलती है और इन दोनों के संगम पर एक शहर अवस्थित है जिसका नाम है प्रयागराज। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, माजुली है, डुबरी है। ठीक है, और ये सभी के सभी आसाम के हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर अवस्थित हैं। महानदी पर कटक है और संबलपुर है, और ये ओडिशा के शहर हैं जो महानदी के किनारे पर अवस्थित हैं। गोदावरी की नदी पर नासिक, नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र के शहर है, राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश के शहर है, ये गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ये शहर कौन से राज्य में है ये मत याद करो, चाहे आप तो केवल यहाँ पर ये याद कर लो कि कौन सा शहर कौन सी नदी पर अवस्थित है। विजयवाड़ा और सांगली ये जो दोनों शहर है वो कृष्णा नदी पर है। तिरुचिरापल्ली हो गया, ईरोड हो गया, तंजावुर हो गया, श्रीरंगपट्टनम हो गया और मैसूर हो गया। ये टोटल कुल मिलाकर 5 वो शहर हैं जो कावेरी नदी के किनारे पर अवस्थित हैं। जबलपुर है, होशंगाबाद है, भरूच है, ये 3 वो शहर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे पर अवस्थित हैं। सूरत है, बैतूल है, ये तापी नदी पर अवस्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा अयोध्या सरयू नदी पर है, अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, मैसूर वगई नदी पर है, राउरकेला ब्राह्मणी नदी पर है, लखनऊ जौनपुर और सुल्तानपुर ये जो तीनों है गोमती नदी पर है। जो गोरखपुर है ये ताप्ती नदी पर है। ग्वालियर और कोटा ये चंबल नदी पर है। गाजियाबाद हिंडन नदी पर है। उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी पर है। ठीक है, सांची और विदिशा ये बेतवा नदी पर है। सांची और विदिशा जो बेतवा नदी पर है। बरेली मुरादाबाद है जो रामगंगा नदी पर है। पणजी है जो मांडवी नदी पर है। कोलकाता हुगली नदी पर है। लुधियाना सतलज नदी पर है। हैदराबाद मूसी नदी पर है। जगदलपुर है जो इंद्रावती नदी पर है। और गुप्त काशी है जो कि मंदाकिनी नदी पर है। ठीक है, तो ये वो शहर थे जो किसी नदी विशेष के किनारे पर अवस्थित थे, या ये वो शहर हैं जो किसी नदी से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारी बार बन चुका है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ोगे ना तो वहां पता चलेगा अब तक इन टॉपिकों से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। 2 से 3 बार की बात कर रहा हूं मैं। और जिस दिन मैं ये क्लास स्टार्ट किया था, मतलब कल के टॉपिक से हमारी ये क्लास चल रही थी, तो मैं कल से ही बोल दिया था आपको, मैं कल ही बता दिया था आपको कि भाई इन टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आएंगे। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल एज इट इज तरीके से क्वेश्चन रिपीट करता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना उनको वो बहुत ज्यादा घुमाता फिराता नहीं है, वो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप करता है ऐसे कैसे। ठीक है, बिना घुमाए फिराए ऐसे कैसे क्वेश्चन उठाता है यहाँ से। तो इन्हें हमें अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि फिर वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, कहाँ से भी पूछे, तो वो हमारा ठीक हो जाए।
ठीक है ना। तो हमें इनको थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, इनको अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करनी है ताकि ये हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है ना। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है। यहां से भी ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखो और देखोगे तो पता चलेगा कि भाई भारत की जो प्रमुख झील है यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारी बार रिपीट हुआ है, बहुत सारी बार। एक बार दो बार की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारी बार की बात कर रहा हूं। यहां से बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना, बहुत सारी बार। तो इन्हें भी हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें इनको तैयार करना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है और क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का बनने वाला है। ठीक है ना, तो इनको हमें अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब भारत की जो प्रमुख झीलें इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, भारत में अलग अलग तरीके की झील पाई जाती हैं। एक तो वो झील होती है जो प्रकृति खुद बनाई है, ठीक है, जिस झील को बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। अब वो प्रकृति अपनी विविध प्रकार की जो भी क्रियाएं उनके माध्यम से बना देती है, उन क्रियाओं के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा एक वो झील है जो मानव बनाता है। आज पानी को, बरसात के पानी को रोकने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग जगह क्या बना रही है, बांध बना रही है, झील बना रही है, मेड़बंदी कर रही है। पहले के जो राजा महाराज थे वो भी ऐसा ही करते थे। पानी की समस्या ना हो, पानी उनकी प्रजा को बहुत आसानी से मिल जाए, इसके लिए क्या करते थे वो, पूरे क्षेत्र का बहाव क्षेत्र देखते थे कि पूरे क्षेत्र का पानी बहकर कौन सी दिशा में जाता है, और जिस दिशा में पूरे क्षेत्र का पानी बहकर जाता है उसी दिशा में क्या बना देते थे, वो झील बना देते थे। फिर वो पूरा पूरा बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता था। फिर वहां की जो प्रजा है उस पानी को पीने में, खाने में, अपने पशुओं के लिए किसी भी तरीके से उपयोग कर लेती थी, खेती के लिए जो भी रहता था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा इनको जलागार भी बोलते हैं, जलागार, ठीक है। आजकल जलागार शब्द का ज्यादा उपयोग होने लग गया है, झील का कम उपयोग होने लग गया है, ये ध्यान रखना है। भारत में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित झील पाई जाती हैं। मानव निर्मित झील प्राय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए जलागारों के रूप में स्थित हैं, ठीक है। भाई लोगों, भारत में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। मानव निर्मित झील हैं जो प्राय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत बनाए गए जलागारों के रूप में स्थित है, ठीक है। प्राकृतिक झीलों को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। भाई एक ये ध्यान रख लो कि मानव द्वारा बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाकर अलग अलग प्रकार की झीलों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विवर्तनिक झील के बारे में। इसका जो निर्माण है धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। धंसने या उठने से कैसे, अब मैं इसको समझाता हूं कि धंसने से तो चला, उठने से कैसे बनेगी किसी झील, ठीक है ना। आपको भी लगा होगा कि चलो धसी तो झील बन गई, ये बिल्कुल जायज सी बात है कि धंसने से झील बन जाती है। आपके दिमाग में आया होगा कि उठने से झील कैसे बनेगी, आया होगा ना। चलो मैं बताता हूँ कि उठने से भी झील कैसे बनती है। किसी क्षेत्र में यदि उठाव होता है तो उससे भी झील कैसे बनती है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं और बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, सपोज डेट ये आपका कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका कोई क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या हुआ कि
पूरा ही क्षेत्र मान रहा हूं मैं, ये पूरा पूरा आपका क्षेत्र है। यहाँ पर अचानक भ्रंशन की क्रिया हुई, भूकंप आया, क्या ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया, धसाव हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से धसाव हो गया, ठीक है। बरसात का पानी आया, इसमें आके गिरने लग गया और यहाँ पर क्या बन गई, एक झील बन गई। चलो धसाव का समझ में आ गया। उठाव से झील कैसे बनेगी? सपोज दैट कोई भी क्रिया हुई, भ्रंशन की क्रिया हुई, विवर्तन की क्रिया हुई, ठीक है, किसी भी तरीके से पृथ्वी के अंदर कोई हलचल हुई और उस हलचल की वजह से आपके क्षेत्र का ये वाला जो भाग था वो ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया, ठीक है। जब आपके क्षेत्र का ये वाला भाग ऊपर उठा, अब क्या हुई, जबरदस्त तरीके से बारिश हुई, तो अब ये जो बारिश का पानी था वो बहकर इस दिशा में आने लगा, ठीक है, और यहां तक ये जबरदस्त तरीके से पानी भर गया यहां तक, ठीक है। तो ये क्या बन गई, एक झील बन गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उठाव है, जिसकी वजह से जो पानी है वो आगे नहीं जा सकता। ये किसके रूप में काम कर रहा है, अवरोध के रूप में काम कर रहा है, बैरियर के रूप में काम कर रहा है, जो पानी को आगे नहीं जाने दे रहा है। और जो आपका बारिश का जो पूरा पूरा पानी था वो किस में भर गया, इसमें भर गया, ठीक है। और इसको हम क्या कह दिए, झील कह दिए। क्या कह दिए, इसको झील कह दिए। तो इस तरीके से उठाव के द्वारा भी झील बनती है, ठीक है ना। और कई बार तो उठाव वर्ताकार रूप में भी हो जाता है, इस तरीके से भी उठाव हो जाता है, ठीक है ना। बारिश का पानी इसका इसी के अंदर रहने लग जाता है, फिर लोग क्या करते हैं, बाहर का जो पानी है उसको भी इसके अंदर लाके डालना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इसको काट दिया, बहाव क्षेत्र इस तरीके से था, अब ये इस क्षेत्र का जो पानी है वो बहकर इसमें आने लग गया, ठीक है। तो उठाव के द्वारा भी झील का निर्माण हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहाव के द्वारा भी होता है, सॉरी, धसाव के द्वारा भी होता है और उठाव के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लो कि विवर्तन की क्रिया के द्वारा जिस झील का निर्माण होता है उस झील को हम क्या कहते हैं, विवर्तन की झील कहते हैं। विवर्तन की क्रिया में उठाव भी हो सकता है और धसाव भी हो सकता है। जैसे यदि हम वूलर झील की बात करें तो वो एक विवर्तनिक झील है। लैगून झील क्या होती है, इसको समझते हैं कि लैगून झील क्या होती है। देखो, जो लैगून झील है इसको अनूप झील भी कहते हैं। आप लैगून शब्द का उपयोग कर लो, लैगून झील या अनूप झील। इसको समझते हैं कि लैगून झील या अनूप झील क्या होती है। लैगून झील का निर्माण तब होता है जब तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू, चट्टान, परवाल भित्ति के द्वारा मुख्य समुद्र से अलग होकर झील नुमा आकृति बना लेता है। ऐसी झील में बीच बीच में कुछ खुले भाग होते हैं जिससे न सिर्फ समुद्री जल बल्कि छोटी नौकाएं भी प्रवेश करती हैं। जैसे अब देखो इसमें क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब मैं आपको लैगून पढ़ाऊंगा, परवाल पढ़ाऊंगा। जब हम परवाल भित्ति पढ़ेंगे तो उस दौरान हम पढ़ेंगे कि लैगून झील का निर्माण कैसे होता है। लेकिन मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे भारत का तट है, ठीक है। देखो, भारत का जो तट वो कभी भी सीधा नहीं होता, किसी भी देश का तट क्या सीधा नहीं होता, उसमें इस तरीके से क्या होते हैं, मुड़ाव होते हैं, इस तरीके से मुड़ाव होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये सपोज दैट हमारे भारत का तट है, हम अब भी सीधा ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई परवाल भित्ति का जमाव हुआ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से किसी परवाल भित्ति का जमाव हो गया, किसी भी आकार में हो सकता है। यहाँ पर क्या हुई, परवाल भित्ति ने अपना क्या बना दिया, घर बना दिया, ठीक है। परवाल ने अपना या मूंगों ने अपने क्या बना दिया, घर बना दिया। देखो, परवाल को हम कोरल कहते हैं, कोरल, ठीक है, और इसको मूंगा भी कहते हैं। तो परवाल, मूंगा, कोरल, इन सभी ने मिलकर यहाँ पर क्या बना लिया, अपना घर बना लिया। तो इससे क्या बन गई, परवाल भित्ति बन गई, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि परवाल जब अपना घर बना रहे हो तो उसको आप भित्ति क्यों कह रहे हो, ठीक है ना। बहुत डिटेल से हम वहां पढ़ लेंगे जब हम ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे। अभी तो केवल आप इसको इतना याद कर लो कि किसी भी तट के चारों तरफ या किसी भी तट पर जब कोई भी परवाल भित्ति अपना घर बना लेती है। अब ये वाला जो क्षेत्र था भाई, यहाँ पर तो परवाल ने अपना घर बना लिया। अब ये वाला जो क्षेत्र था इसमें जल भरा का भरा रह गया। अब ये जो जल है ना वो किसी तरीके से बाहर नहीं निकल सकता, मतलब महासागर में नहीं जा सकता। तो ये क्या बन गई, एक झील बन गई, ठीक है, जहां पर लोग आ सकते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ का जो जल वो बाहर की ओर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रवाल भित्ति है वो किसका काम कर रही है? बैरियर का काम कर रही है, अवरोध का काम कर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? लैगून झील कहेंगे, लैगून झील। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रवाल झील कहेंगे। ठीक है ना। जैसे केरल की जो अष्टामुड़ी झील है वो किसका उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण है। केरल की वेम्बानाद लैगून झील का उदाहरण है। पुलिकिट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। कैसे? सपोज दैट ये तो हमारा आंध्र प्रदेश है, ये हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। तो ये पुलिकट झील कहाँ पर हुई? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर हुई। एक झील है चिल्का झील जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। हिमानी के द्वारा निर्मित झीलों की बात करें, हिमानी के द्वारा मतलब बर्फ के द्वारा निर्मित झील। ठीक है ना। अब बर्फ के द्वारा कैसे हो सकता है कि बर्फ का, जैसे सपोज दैट ये बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, यहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ है। किसी भी कारणवश इस बर्फीले क्षेत्र का ये जो जल था वो पिघलना शुरू कर दिया, ये जो बर्फ थी वो पिघलना शुरू कर दी। ठीक है, अब ये बर्फ पिघल कर किस में कन्वर्ट हो गई? जल में कन्वर्ट हो गई। तो अब ये क्या बन गई? एक झील बन गई। इसको हम क्या कहेंगे? हिमानी के द्वारा निर्मित झील कहेंगे। जैसे नैनीताल, भीमताल, राकसताल, ये वो झील है जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा होता है। ठीक है, वायु निर्मित झील, मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां हवा सतह की मिट्टी को उड़ाकर दूर ले जाती है वहां पर ऐसी झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, यदि आप पश्चिमी राजस्थान कभी गए होंगे या पश्चिमी राजस्थान का आप फोटो देखो या आप अभी गूगल पर सर्च करो मरुस्थल, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे मिट्टी के बड़े बड़े टीले। हवा क्या करती है? उन टीलों को अपने साथ उड़ा कर लेके चली जाती है। मिट्टी के बड़े बड़े टीलों को अपने साथ उठा के लेके चली जाती है हवा। जैसे ये समतल मैदान था, इसके ऊपर हवा चल रही है, अब यहाँ की मिट्टी को ये हवा उठा के लेके चली गई। यहाँ पर क्या बन गया? एक खड्डा बन गया। ठीक है, बारिश का पानी, जब बारिश होगी तो बारिश का पानी इसमें आकर भर जाएगा, तो ये क्या बन गई? एक झील बन गई। इसको हम क्या कहते हैं? वायु के द्वारा निर्मित झील। इसको पलाया कहते हैं, पलाया भी कहते हैं इसको। ठीक है, वायु निर्मित जो झील है उनको पलाया भी कहते हैं। जैसे सांबर, डीडवाना, और ये सांबर डीडवाना क्या है? खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील नहीं है ये। सांबर डीडवाना ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांबर का नमक आप खाते हो, ये जो टाटा का नमक खरीद कर लेके आते हैं ना, ये सांबर की झील से निकलता है, फिर टाटा कंपनी बनाती है इसको। ठीक है, डेल्टाई झीलें, डेल्टाई प्रदेशों में कई वितरिकाओं के मध्य छोटे बड़े झीलों का विकास होता है जो सामान्यतः मीठे पानी की झील होती है। डेल्टाई झीलों का मतलब है कि नदी का डेल्टा वाला जो क्षेत्र है वहां पर नदी की जो वितरिकाएं हैं, वितरिकाओं का मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका कि सहायक नदी क्या होती है और वितरिका क्या होती है। जो नदियां आकर किसी नदी में मिलती हैं, तो ये तो क्या हो गई? इस ए नदी की सहायक नदी हो गई। ये ए नदी इस तरीके से बह रही है, डेल्टाई क्षेत्र में ये नदी क्या छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। तो अब ये क्या हो गई? इसकी वितरिका हो गई। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है। जैसे कोलेरू झील है जो कृष्णा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में है, और ये क्या है? एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत की यदि मैं प्रमुख झीलों की बात करूं तो भारत की जो सबसे ज्यादा लवणीय झील है, जो भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, उसका नाम है सांभर झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है चोलाहाम झील। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है चिल्का झील। अच्छे से याद रखना है, क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं करेगा वो, सामने लिस्ट 1 लिख देगा, सामने लिस्ट 2 लिख देगा। वो पता है क्या करेगा? यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट, ठीक है, लिस्ट सेकंड, उसने कुछ नहीं किया, यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट लिख दिया, यहाँ पर लिस्ट सेकंड लिख दिया, और अब आपसे मिलान करवा लेगा कि अब आप इनको सुमिलित करो। अब आप इनको सुमिलित कब कर पाओगे? जब आपको इनके बारे में पता होगा कि कौन सा किसके साथ सुमिलित है। पुलिकिट झील है जो एक लैगून झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक लैगून झील है जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील के अंदर कई छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जैसे नालापाना द्वीप है। ठीक है, तो चिल्का झील क्या है?
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है जो कि उड़ीसा में है। और इस चिल्का झील में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जैसे एक नाला पाना द्वीप हो गया। ठीक है। सांबर झील के बारे में बात करें तो जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है ये। ठीक है। बेम्बानंद झील, ये केरल में स्थित एक लैगून झील है। भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है क्योंकि ये टोटल 96.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। इस झील के पूर्वी तट पर कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता है जो ओणम पर्व पर इसी झील में आयोजित की जाती है। तो नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता कौन सी झील से संबंधित हुई? बेम्बानंद झील से। और कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य कौन सी झील पर अवस्थित है? बेम्बानंद झील पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। लोकटक झील के बारे में बात करें, देखो जो लोकटक झील है उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। ये कहां पर है? मणिपुर में है। इसे हम तैरती हुई झील कहते हैं। यह अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। जो लोकटक झील है उत्तरी भारत की सबसे बड़ी झील है। उत्तरी भारत का मतलब ये जो 7 महीने वाला जो एरिया है इसकी। ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत या 7 महीने वालों जो राज्य वाले हैं, जो समूह है, वहां की सबसे बड़ी झील है ये। और ये मणिपुर में है। इसको हम तैरती हुई झील कहते हैं। ये जो झील है वो अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इसी कारण इस झील को हम मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं, मणिपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। विश्व की एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ इसी झील पर अवस्थित है। दुनिया का जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामजाओ, वो इसी झील के ऊपर स्थित है। तो दुनिया का जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, भाई पूरी दुनिया में केवल एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो हमारे भारत में है। ये जो तैरता हुआ नेशनल पार्क वो कहाँ पर है? लोकटक झील में है, मणिपुर में है। और इस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है। साथ ही साथ इस झील के ऊपर एक द्वीप भी है जिसका नाम है फोम द्वीप। अब आप ये मत सोचना कि ये तैर रहा है, ऐसा है सीन। यहाँ पर सपोज दैट ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक द्वीप है और इसके चारों तरफ क्या है? झील है। ठीक है। तो ऐसा लगता है दूर से देखने पर जैसे कि ये जो द्वीप है, ये जो नेशनल पार्क है, वो इस झील के अंदर तैर रहा हो। ठीक है। अब हम डेबर झील के बारे में बात करें। राजस्थान में स्थित भारत की एकमात्र सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो डेबर झील है ना, ये राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील एक लैगून झील है जिस कारण इसमें खारा पानी रहता है। पुलिगिट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कभी कभी समुद्री अवसादों के कारण लैगून झीलों का जो मुहाना है वो अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में लैगून झीलों का सागर से सीधा संपर्क नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि हम लैगून झीलों के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो चिल्का जो झील है वो कहाँ पर है? उड़ीसा की एक लैगून झील है। कोलेरू और पुलिकिट आंध्र प्रदेश की लैगून झील है। बेम्बानंद और अष्टमुडी ये केरल की लैगून झील है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून झील का उदाहरण नहीं है, या कौन सी झील है जो एक लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी लैगून झील का उदाहरण है और कौन सी लैगून झील का उदाहरण नहीं है। आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि लैगून झील कौन कौन सी हैं। ठीक है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। जो कोलेरू झील है ना, ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित मीठे पानी की झील है। पुलिकिट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर है। पुलिकिट झील में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्वेश्चन बनेगा
कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कौन सी झील पर है, तो पुलिकट झील पर है। ठीक है, पुलिकट झील पर कौन सा द्वीप है, तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो पुलिकट झील पर ही अवस्थित है। बेम्बानंद झील के बारे में बात करें तो बेम्बानंद झील में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्वेश्चन बनेगा कि वेलिंगटन द्वीप कौन सी झील में अवस्थित है, तो जो वेलिंगटन द्वीप है वो बेम्बानंद झील में स्थित है। केरल में नौकायन प्रतियोगिता बेम्बानंद झील में वेलिंगटन द्वीप से आयोजित की जाती है। ठीक है, केरल में जो नौकायन की प्रतियोगिता होती है वो बेम्बानंद जो झील है इसका जो वेलिंगटन द्वीप है वहां से आयोजित की जाती है। जो केरल की लैगून झील है इनको यहाँ कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे पवन के द्वारा निर्मित झीलों को हम पयाला कहते हैं, ऐसे लैगून झीलों को केरल में क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की जो झील है वो वुलर झील है, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर पे है। ध्यान रखना, आप ताजे पानी की झीलों को मीठे पानी की झील भी कह सकते हो। झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। क्वेश्चन बनेगा कि झेलम नदी कौन कौन सी झीलों से प्रभावित होती है, तो एक बेरीनाग झील से, दूसरा वुलर झील से। ठीक है, तो जो झेलम नदी है वो वुलर झील और बेरीनाग झील से होकर प्रभावित होती है। गोखुर झील का निर्माण है जो नदियों के द्वारा होता है, दूसरे शब्दों में झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया। वुलर झील एक गोखुर झील है। भाई गोखुर झील कौन सी झील होती है, गोखुर झील हम उन झीलों को कहते हैं जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी में टोपोग्राफी पढ़ेंगे वहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, नदी के द्वारा निर्मित एक टोपोग्राफी जिसका नाम है गोखुर। ठीक है, और उस गोखुर से गोखुर झील का निर्माण होता है। आप इतना याद कर लो कि जो वुलर झील है वो झेलम नदी के द्वारा निर्मित एक गोखुर झील है। ठीक है, वुलर झील के निर्माण में विवर्तनी की क्रिया का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रिया के कारण अधिकतर झीलें लवणीय हैं। राजस्थान राज्य की झीलों का निर्माण पवन के द्वारा हुआ है। ठीक है, राजस्थान की झीलों का लवणीय होना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ पर किसी समय क्षितिज सागर रहा होगा, अब एक अवशेष के रूप में बचा है, इसलिए इन झीलों का पानी खारा है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित एक झील है। भाई राजस्थान की जो सांबर झील है, डीडवाना है, ये खारे पानी की झील है। अब बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ये खारे पानी की क्यों है, यहाँ पर खारापन कहाँ से आया, तो इसके संबंध में अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान में पहले क्षितिज सागर था। ठीक है, पूरा पूरा जो क्षितिज सागर था वो क्या हो गया, भर गया। अब एक कुछ अवशेष बचे हैं सांबर झील और डीडवाना झील, जो कि क्षितिज सागर के ही भाग माने जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से ये खारे हैं क्योंकि क्षितिज सागर के भाग हैं और इनसे आज नमक पैदा किया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो निर्मित झीलें हैं उनको हम क्रेटर झील कहते हैं। भाई जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसके मुंह पर एक खड्डा बनता है और इस खड्डे को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जब इस क्रेटर का बड़ा आकार हो जाता है तो इसको हम कोल्डेरा कहते हैं। ठीक है, तो क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। पूर्वोत्तर भारत की ताजा पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मानव निर्मित झीलों के बारे में बात करें तो चंबल नदी का पानी रोककर 3 झीलों का निर्माण किया गया। चंबल नदी के ऊपर 3 झील है। पहली गांधी सागर झील जो कि मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर झील जो कि राजस्थान में है और राणा प्रताप सागर झील जो कि राजस्थान में। तो चंबल नदी के ऊपर 3 कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया। गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश पे है। ठीक है, तेलंगाना में 2 कृत्रिम झील है, एक निजाम सागर झील है। निजाम सागर झील मंजीरा या मंजरा नदी पर जो कि गोदावरी की सहायक नदी है उसके ऊपर स्थित है। जो निजाम सागर झील है ये गोदावरी की सहायक नदी है, मंजीरा या मंजरा नदी उसके ऊपर अवस्थित है। नागार्जुन सागर झील है जो कहां पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर, ध्यान से सुनना,
उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के ऊपर एक गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर एक झील अवस्थित है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कह सकते हैं इसको, गोविंद वल्लभ पंत सागर या गोविंद वल्लभ पंत झील, जो कि एक कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील जो कि रिहंद नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के अमरकंटक पठार से निकलकर गंगा में मिल जाती है। गोविंद वल्लभ पंत झील जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। तो जो स्टेनले झील है वो कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, अब यह भारत की प्रमुख झील है, जैसे गुजरात में नल सरोवर हो गया, नारायण सरोवर हो गया, ककरिया हो गया, हमसीरस हो गया, महाराष्ट्र में लोनार हो गया, पोवी हो गया, सलीम अली सरोवर हो गया, गोरेवाड़ा हो गया, केरल में बेम्बनाड हो गया, अष्टमुडी हो गया, सस्तामुडी हो गया, सिक्किम में सेग्यो हो गया, योलाहामू हो गया, और इसके अलावा गुरु डोंगबर हो गया, आंध्र प्रदेश में कोलेरू हो गया, पुलिकट हो गया, पंजाब में काजली हो गया, हरिके हो गया, रोपड़ हो गया, तमिलनाडु में कोडाइकनाल हो गया, कालीवेली हो गया, बेरीजामा हो गया, ऊटी हो गया, उड़ीसा में चिल्का झील है, हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल है, चंद्रताल है, खज्जर है, रेणुका है, मचियाल है, भृगु है। ठीक है, तेलंगाना में हुसैन सागर है, उस्मान सागर है, नागार्जुन सागर है, ओस्मान सागर है, हिमायत सागर है। उत्तराखंड में नैनीताल है, सात ताल है, राक्षस ताल है, देवताल है, नेकुचिया ताल है, खुरपा ताल है, भीमताल है, रूपकुंड ताल है, डोडी ताल है, माला ताल है। मतलब जो ताल शब्द ना वो कहाँ की झीलों के साथ जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की। मतलब जिस भी झील के नाम के साथ ताल जुड़ा हुआ है वो कहाँ की है, उत्तराखंड की है। मणिपुर की लोकटक हो गई, वूलर है, डल है, बेरीनाग है, शेषनाग है, अनंतनाग है, मनसागर है, नागिन है, ये जम्मू कश्मीर की है। भोजताल मध्य प्रदेश की है, सूरजकुंड हरियाणा की है। ठीक है, राजसमंद जो झील है वो कहाँ की है, तो राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, सांबर, पिछोना, उदय सागर, ठीक है, फतेह सागर, नक्की सागर, रेगा सागर, देवर झील, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। पाला मिजोरम में है, उमियम मेघालय में है, पिपोर बील है, सोन बील है, हापलांग है, ये आसाम में है, पेपोंग है, त्योसोंग, तसो तसो मोराटी है, तसीकार ये लद्दाख में है, बेलांदूर कर्नाटका में है, सुखना झील जो कि चंडीगढ़ में है। तो ये टोटली कुल मिलाकर जितनी भी झीलें उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। झील जितनी भी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये जलप्रपात हैं, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन से हैं, भारत में कौन कौन से जलप्रपात हैं, ये जलप्रपात कौन सी नदी पर कहाँ पर अवस्थित है, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इनकी ऊंचाई भी मैंने मेंशन कर रखी है, तो आपको इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और आज आपका एक डाउट भी क्लियर हो जाएगा। हम बहुत दिनों से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो जोग जलप्रपात है, जिसको हम गरसप्पा जलप्रपात बोलते हैं, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो गलत है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, तो ये कुछ विशेष प्रकार के जलप्रपात हैं, इनके बारे में देख लेना एक बार। बाकी इनको मैं कल वाली क्लास में आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा कि जलप्रपात कौन से राज्य में कौन सी नदी पर है, इनकी क्या विशेषता है, जो मैंने इस टेबल में मेंशन कर रखा है। ठीक है, जलप्रपात क्या है, किस तरीके से, ये मैंने यहाँ पर बता ही रखा है। ठीक है, अब यदि आप चाहते हो इसी तरीके से बहुत बेहतरीन वे में तैयारी करना, तो आप तुरंत, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर है, इसके थ्रू व्हाट्सअप पर चैट करके, कॉल करके बैच के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी लेकर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नया बैच शुरू हुआ है बिल्कुल 0 लेवल से, और इसी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों देखने के लिए। थैंक्स, बाय।